माइक ऑन कर लेता हूँ भाई साहब, माइक ऑन कर लिया मैंने। अटैच हो गए भाई बच्चे। जय श्री राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। है ना। हा। राम राम भाई, राम राम। नहीं तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। राम 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 राम। ओके। आज हम जो पार्ट स्टडी करेंगे वो होगा हमारा नील्स बोर मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं बच्चों इसको। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे अच्छा एटॉमिक मॉडल माना जाता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी उनसे काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। इस मॉडल के अंदर हम जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस निकालना सीखेंगे आज ही। वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालना सीखेंगे, और उससे रिलेवेंट ग्राफ कवर करेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। ओके ओके। ठीक है मेरे बच्चों। ओके। तो मेरे बच्चों, अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है? सत श्री अकाल। बहुत सारे बच्चों ने कुछ लिखा है। ठीक है, तो आराम आराम से, बहुत सारी बात, पता नहीं क्या कितना सारा लिखा आ रहा है। ओके ओके ओके। एक बच्चे ने पता नहीं क्या क्या लिखा, बहुत सारा लिखा। अब मैं कैरियर विल पर जाता, क्या है, कैरियर विल पे पढ़ता हूँ और सेल्फ स्टडी। अरे कैरियर विल पे पढ़ रहे हो, सारे क्लासेस रेगुलर करो, होमवर्क कर लो, सर जो बता रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी साथ में करते रहें, रिवीजन करते रहें, सिलेक्शन हो जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके। अब आओ मेरे बच्चों, नील्स बोर मॉडल है ना। नील्स बोर मॉडल जो है ये आपका रदरफोर्ड के बाद में आपका एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुआ था। नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो बेसिक बात रदरफोर्ड सर ने बोली थी वो इसमें इंक्लूड थी कि आपके एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो हैवी होता है। आप समझ भी चुके हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दी ऑर्बिट रिवॉल्व करता है मेरे बच्चों। ठीक है ना। मतलब इजी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ का नाम है ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ये सर्कुलर पाथ एक डेफिनेट डिस्टेंस पर होते हैं न्यूक्लियस से। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी हम सीखेंगे। जब जब इलेक्ट्रॉन इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा उस समय उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। उसको सर ने नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। सर की थ्योरी सर जो बोलेंगे अपने को सुनना होता है, इसमें अपन अपनी वाली नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो सर के हिसाब से, नील्स बोर सर के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस एक डेफिनेट डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता है जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। आगे जाकर आपको इस बात का भी आंसर मिलेगा जब हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे कि सर मान लो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डिस्टेंस पर ही रिवॉल्व करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। यस, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है। उसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व नहीं करता है, ये भी हम चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो इनके अपने आप आंसर आएंगे। आपको आंसर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नील्स बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो बोला वो सुनना है। इसमें हम, मैं अपनी वाली या आप मेरे कॉन्सेप्ट उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो सर के हिसाब से जब जब इलेक्ट्रॉन इंडेफिनिट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है या कर रहा है मान लीजिए, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप जो देख रहे हैं मेरे बच्चों, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम, ये आपको रदरफोर्ड मॉडल से बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ। डेफिनेट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स, और यू कैन से स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स नो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इस ऑर्बिट के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स वन बाय वन हम सुनेंगे, है ना, इसमें सुनते रहेंगे। सर माइक थोड़ा क्लोज कर लीजिए, आवाज कम आ रही है। ओ माय गॉड। सर आपकी क्लास तो ट्यूसडे, अरे भाई चेंज हो गई ना, अब एमएससी सर की क्लास ऑफ हो गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसलिए आया मेरे बच्चों। ठीक है ना। ओके ओके।
हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ अरे आईआईटी जी क्रैक कर लेगा, कोई बच्चा है ओपिन उपिंदर जीत, अरे पढ़ाई कर लेकिन मेरे बच्चे है ना, सारे चक्कर में निकल मिनट में। लेकिन देखो आपको पढ़ना पड़ेगा कैरियर बिल पर, ठीक है, रेगुलर क्लास करिएगा, फायदा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखिए अब इसमें बड़ी काम की बात सुनिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, आराम से सुने, क्वेश्चंस के आंसर मन में आएंगे, धीरे धीरे अपने आप ही आगे मिलते जाएंगे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन उस स्थिति में, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ये रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक इलेक्ट्रॉन का रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, जैसे मान लीजिए आपने किसी एटम के ऊपर लाइट गिरा दी या उसको हीटिंग कर दी, तो फोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को वो गेन कर रहा है, कौन, एटम, एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करके लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है मेरे बच्चों। तो जैसे मान लो ये प्लस, ये तो न्यूक्लियस हो गया मेरे बच्चों, अब इस न्यूक्लियस के बाहर ये कुछ सर्कुलर पाथ हो गए, जैसे मान लो ये आपका n इज इक्वल टू 1, ठीक है सर, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, उसको इजी लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में आपने के एलिमेंट शेल के नाम सुने होंगे, तो ये n इज इक्वल टू 1 का मतलब के शेल माना जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और इसके बाहर फिर आपके पास कोई दूसरा शेल है मान लीजिए, तो यहां पर ये अपने दूसरा शेल भी बना दिया मेरे बच्चों, ये रफ डायग्राम है ना। तो ये n इज इक्वल टू 2, तो इसको हम एल शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के एल, एल शेल, है ना। फिर आप ऐसे और भी बना सकते हैं, मान लो आपने बोला के एल के बाद में सर एम शेल बना दूं, वाई नॉट। तो ये जो शेल हैं ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे मेरे बच्चों, अभी हम ज्यादा नहीं बना रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है के एल एम शेल, इसका नाम हो जाएगा बेटा एम शेल। तो आपने कभी सुना होगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 4, के एल एम एन शेल होते हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब आराम से सुने, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन एटम लिया, तो उसके पास सर एक इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लो यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मूव करने दीजिए इसको आराम आराम से। आपने इसको लाइट इसके ऊपर गिरा दी, या इजी लैंग्वेज में आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रांसफर हो जाता है मेरे बच्चों। ये क्या है देखो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपकी लिख देता हूं रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो आप ताकि आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप चाहें तो ऐसे लिख दें या ई माइनस लिख दें, जैसा आपको अच्छा लगे, समझना हमको है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिशंस गिराए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको गेन करके मेरे बच्चों हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये मान लो मेरे बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो गया, तो बहुत बढ़िया सर। तो ये n इज इक्वल टू 1 से मान लो ये आप किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 या 1 से 3 या 1 से 4 कहीं भी जा सकता है, वो कैलकुलेशन करना भी आप अब धीरे धीरे सीख जाओगे कि सर 1 से अगर 2 में आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, या 1 से 4 में या 5 में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है मेरे बच्चों। एक बात मैं आपको बोल देता हूं, आगे भी लिखाऊंगा लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर मॉडल में, कि जो नील्स बोर मॉडल है आइडियली जैसे जैसे साइंस का साइंस और आगे बढ़ी, रिसर्च और हुए, तो ये मालूम चला कि नील्स बोर मॉडल इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम, या आप He+ भी ले सकते हैं या Li2+ भी ले सकते हैं। इन सब की खास बात क्या है, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है।
तो इनके ऊपर नील्स बोर मॉडल बहुत बढ़िया लगता है। तो आज आपको यही सब चीजें सीखनी हैं और उनसे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज या नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वीक से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में शीट में से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। अब सुने सर, इलेक्ट्रोमेडिएशंस एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके, मान लो 1 से 2 में, ये आप किधर भी बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इधर बनाओ तो रिवॉल्व कर रहा है जिधर आपको अच्छा लगे। तो ये n = 2 में ट्रांसफर हो गया मेरे बच्चों, मान लीजिए। तो ये n = 2 में ट्रांसफर हो गया, तो ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब मान लो यहां पर एनर्जी E1 है, यहां पर एनर्जी E2 है, यहां पर एनर्जी E3 है। तो एनर्जी में चेंज कितना आया, 1 से 2 में जाने के लिए एनर्जी चेंज कितना निकलेगा मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं डेल्टा ई। अब आराम से सुने, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास, सबसे क्लोज फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करता है, तो उसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस साथ में वो मैक्सिमम होता है। तो इस सिचुएशन में आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो आप आगे भी आज ही पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, वो काफी कम होती है। अब जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे तो ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होगा तो 1 से 2 में, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 से सपोज करो रिटर्न 2 में जा रहा है, तो 1 से अगर 2 में जाएगा तो आपको किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को देना होगा। आपने E = h पढ़ा हुआ है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है वो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा ई, आपने ऑलरेडी E = का फॉर्मूला पढ़ा है, आप बोलोगे यस सर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू मान रहा हूं मेरे बच्चों, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू है। इस न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को गेन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो ये देखो, डेल्टा ई = h का कॉन्सेप्ट लगाओ। डेल्टा ई का मतलब है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होगा। डेल्टा ई का मतलब एनर्जी चेंज, और डेल्टा ई का मतलब चेंज इन एनर्जी। तो कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो E2 - E1। तो ये वैल्यू मेरे बच्चों इस सिचुएशन में पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। और सुने आराम आराम से कि डेल्टा ई का वैल्यू जो पॉजिटिव है मेरे बच्चों, डेल्टा ई पॉजिटिव, इसका सीधा मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। आराम से सुनते रहिए पहले, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सुने आराम से, मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर गया मेरे बच्चों, तो घबराना नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस सिचुएशन में आप अलग बात करेंगे, वो होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो आराम आराम सुनना है पहले, अगर आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट होगा। ये कुछ लोग मानते नहीं है क्या यार, ये लिखते रहते हैं, मतलब पढ़ना नहीं है इनको, सुनना नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको इतनी काम काम की बातें बोल रहा हूँ। वरना ये कॉन्सेप्ट कई बच्चों के लास्ट तक क्लियर नहीं होते, प्लस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या है, ये कई बच्चे लिखे जा रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं है इनको पढ़ने से। नहीं, गजब है बच्चे हैं भाई यार, क्लास के अंदर कुछ बच्चे आते हैं नहीं। अब देखो मेरे बच्चों, तो ये n = 1 से 2 में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन है, आराम से सुने। अब अगर डेल्टा ई प्लस का मतलब क्या निकला बेटा, आपने एनर्जी दी है E2, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, 1 से 2 में चला गया, तो इसके बीच में, इसके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसने एनर्जी ले ली, तो ये रिलेटिवली अब पहले से ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस आने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन सर न्यूक्लियस से दूर चला गया है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है, सामने देखें। तो अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी मेरे बच्चों ऊपर से नीचे गिरता है, सामने देखते रहें, तो दो अलग अलग चीजें हैं। रेडिएशंस का एब्जॉर्ब करना इलेक्ट्रॉन का, जैसे 1 से 2 में गया। अब इलेक्ट्रॉन मान लो 2 से 1 में गिर रहा है, तो 2 से जब 1 में गिरेगा मेरे बच्चों, तो इसकी जो एनर्जी का कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं क्या। ये देखो आराम से मैं यहां लिख रहा हूं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप फोटोन भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किस फ्रीक्वेंसी के बात कर रहे हैं आप? जिस फ्रीक्वेंसी का अगर ये 1 से 2 में ट्रांसफर हुआ, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जाएगा। अभी डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे। 1 से 3 में जाएगा तो क्या होगा सर, 1 से 4 में जाएंगे तो क्या एनर्जी लगेगी, 2 से 3 की क्या है वो बाद में बात करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल कि डेल्टा ई प्लस का मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगा। अगर ये ऊपर से नीचे, आप जरूरी नहीं आप इसको यहां भी बना सकते हैं, यहां बनाओ, कहीं भी बनाओ जहां आपको अच्छा लगे। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा बेटा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज होंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो इस बार आपका जो डेल्टा ई है वो नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहां डेल्टा ई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों फाइनल क्या है, कहां आ रहा है, 2 से 1 में, तो आप लिखोगे E1 माइनस E2। तो उसकी वजह से ये डेल्टा ई नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने से घबराना नहीं है कि हे भगवान डेल्टा ई नेगेटिव आ गया तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आएगी, नो। यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है। डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों 2 से 1 में गिरेगा तो उस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसी बातें हमने पहले भी एक बार की हुई हैं। तो डेल्टा ई नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज होने का मतलब है ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमेडिएशन या फोटोन को रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये किस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, फॉर्मूला दोनों में कॉमन रहेगा। क्योंकि मैंने एज्यूम किया मैं 1 से 2 में जा रहा हूं, 2 से 1 में आ रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो 1 से 3 में भी जाता है, 1 से 4 में भी जाता है, वो तो बाद की बात है। हमने एज्यूम किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहा है, तो ये डेल्टा ई प्लस है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो भी वही एनर्जी निकलेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस रेडिएशन की जिसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है मेरे बच्चों, तो वो निकलेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू से, या न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। तो आपको प्लस और माइनस का मतलब एग्जाम में समझ में आना चाहिए। डेल्टा ई माइनस आते घबराना नहीं, क्या हे भगवान फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ गई, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका 2 से 1 में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। ये देखो, अब ये देखो, ये एक इसको बोलते हैं बेवकूफ, मतलब गुस्सा तो आती है मेरे को, इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस क्वेश्चन करना। आप देखो एक बच्चा क्या लिख रहा है, सर व्हाट इफ वी रिलीज एनर्जी फ्रॉम के शेल। पहली बात तो वी, आप रिलीज नहीं करते हो एनर्जी, पहली बात तो आप नहीं घूम रहे हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने लिख दिया वो तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट शेल में है, यहां से इलेक्ट्रॉन नील्स बोर मॉडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज कर ही नहीं सकता है भाई, ये उसकी स्टेशनरी स्टेट है, समझे। कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी लिखे जाओ, अपन लिख देंगे, सर पढ़ लेंगे, देखी जाएगी नहीं। क्यों बेटा अकल नहीं लगा रहा है? जयंत नाम है इस बच्चे का, बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा। यहां जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस सिचुएशन में when electron revolve in these orbits no transition of energy takes place। केवल कब होगी, जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं तब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा नीचे से ऊपर, फिर वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है, समझे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको एग्जाम में एनर्जी रिलीज पूछेगा मेरे बच्चों, तो कोई घबराना नहीं है। डेल्टा ई में आपका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होना है, और अगर डेल्टा ई प्लस है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बस खत्म। फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ही आएगी, वेरी सिंपल। कुछ लोग अभी भी जो बोला है उसी को लिखे जा रहे हैं, मान नहीं रहे हो, है ना। तो ठीक है, ये देखो एक बच्चा, सर साइन कंसीडर करना है फॉर्मूले में क्या, इतनी देर समझाया उसके बाद बोल रहा है अब समझ जाओ आप, इन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, सुनना तो है नहीं, इनको मन में आ रही जो बोले जा रहे हैं। अरे भाई दोनों का मतलब लिख दिया आपको, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक में एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यू आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है मतलब आप समझ जाओ उसको अपने को क्या बोलना चाहिए, गॉड ब्लेस यू, है ना।
अब देखो एक चैंपियन क्या लिखता है, फ्रीक्वेंसी का मोड ले लेंगे, हे भगवान। अब इससे पूछो, अरे मोड तो उसका लोगे जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती होगी, ये एक से एक भारी आइटम होते हैं ऑनलाइन में। हे भगवान, गॉड ब्लेस यू भाई, वास्तव में मतलब वाकई में मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हो आप। गजब बच्चे हैं भाई, गजब बच्चे हैं, मोड ले लेंगे। अरे यार फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है भाई, है। डेल्टा ई प्लस या माइनस होता है, और उसके मीनिंग क्या होते हैं या बोर्ड पे लिख रखा है, अलग अलग कलर में लिखा है, ताकि जिनकी भी आंखें जरा सी भी हो वो देख पाए, ठीक है। ठीक है बच्चों। ठीक है ना। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है, मेरा बच्चा एच प्लांक्स कांस्टेंट है, नहीं, एच का मतलब हैन, मुर्गी है बेटा, है ना, ठीक है। ये कौन प्यारा बच्चा, नाम नहीं लूंगा। एच प्लांक्स कांस्टेंट है ना, अरे। अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अरे ओ मेरे मासूम बच्चे, यहाँ पर एच प्लांक्स कांस्टेंट ही है यार, गजब क्लास है भाई। नहीं बहुत बढ़िया भाई। हाँ। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मासूम बच्चे, एज यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और सुने सर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दो सर्कुलर, अब सुनना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने फिजिक्स में आने लग गया होगा, कई टर्म फिजिक्स की है जो डायरेक्ट बोली जाएंगी, फिजिक्स में सिखाई जाती हैं, जब भी आएगा पढ़ लेना। एक टर्म होती है मेरे बच्चों एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम बोलते हैं एमवीआर। फिजिक्स में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों इन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसका एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब, जैसे आपने एक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा हुआ है कि सर एनर्जी E इज इक्वल टू एन एच नी होती, वहां पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, नो फ्रैक्शनल नो रैशनल वैल्यूज। एच न्यू का सिंपल मल्टीपल होगा जब आप एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लेंगे। तो आपने कुछ दिनों पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, इसका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो सर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा मेरे बच्चों, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक क्वांटाइज वैल्यू होगा। और क्या क्वांटाइज वैल्यू होगा, वो h अपॉन 2 पाई का सिंपल मल्टीपल होगा। h प्लांक्स कांस्टेंट, एक बच्चे ने भी पूछा था, मैंने बता दिया, पाई आप समझते हैं, 2 भी आप समझते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो h अपॉन 2 पाई का सिंपल मल्टीपल होगा। MVR इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम मेरे बच्चों। m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, इसकी वेलोसिटी जब ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। r उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस। तो m मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दूं मैं यहां पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो MVR है वो h अपॉन 2 पाई का सिंपल मल्टीपल होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक प्लैंक्स सर। n की वैल्यू कोई फ्रैक्शनल रैशनल नहीं हो सकती है, तो इसलिए h अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, सर ने अपने जो भी एजम्पशंस लिए होंगे, जो भी उन्होंने रिसर्च किए होंगे, उसके बेसिस पर उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दिया। तो MVR इज जस्ट मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक दैट। तो ये आपको जेई के हिसाब से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, समझ में आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। एक बच्चा, सर रेडियस ऑर्बिट दिया होगा, अरे बताऊंगा ना, अभी रुक तो जा मेरे बच्चे। तो आपको यहां पर वो एम वी आर इज इक्वल टू, जैसे एन, एन की वैल्यू 1 का मतलब ये माना जाएगा फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो जैसे एन इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट शेल, फॉर फर्स्ट शेल जो है मेरे बच्चों एन का वैल्यू जो है 1 होगा। फॉर सेकंड शेल, अब वो शेल मतलब उस जमाने में सर ने ऑर्बिट बोला था इनको, समझे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट लिख दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऐसे लिख लो सर के हिसाब से, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1 होगा मेरे बच्चों, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के लिए ये एन का वैल्यू 2 होगा, है ना, ठीक है ना, ओके। हाँ, एन का वैल्यू 1 2 3 4 होता है, जिसको आपको अगर एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है वो, जैसे आपने भी क्वांटम नंबर पढ़ लिए होंगे, तो एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगर एन की वैल्यू 1 2 3 4 जो आपने अब पढ़ लिए होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल के लिए होते हैं, शेल के अंदर सब शेल के अंदर जो भी आपने पढ़ा ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ सीधी सीधी बात होती है ऑर्बिट की। नील्स बोर मॉडल को पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर सीधा सीधा एक सर्कुलर पाथ जिसका नाम है ऑर्बिट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आप के एलिमेंट शेल बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को हम के शेल बोल देते हैं। अब सुने सर, अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम सर जब ये इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा होगा, तो उसकी रेडियस या उसकी वेलोसिटी या उसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सर ने अपना जो फिजिक्स लगाया था बता देता हूं कि सर न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है मेरे बच्चों, ठीक है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब आपने कभी जो है यहां पर F इज इक्वल टू एम ए फिजिक्स में पढ़ा होगा, F का मतलब फोर्स होता है, M का मतलब मास होता है, A का मतलब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहां पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। A जो है, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा और वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए जो है वो v² r होता है, फिजिक्स के अंदर आएगा मेरे बच्चों, या तो आ गया होगा अब तक या आ जाएगा, ऑफलाइन में तो आ चुका है, ऑनलाइन में मुझे पता नहीं अभी आया कि नहीं आया। तो इस सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है v²/r, इसको यहां रख दो, तो F इज इक्वल टू एम ए का मतलब हो जाएगा mv²/r। अब ये जो आपने F इज इक्वल टू एम ए लिखा, सर के हिसाब से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। कूलम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, आपने यही पढ़ा होगा मेरे बच्चों, जो F है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r², आपको याद आएगा, आप बोलोगे हाँ सर पहले पढ़ा हुआ है हमने, हमारे बेसिक्स में कवर हो चुका है पहले ही। तो आप दो तरह के फोर्स को इक्वलाइज कर रहे हैं, जैसे सर ने बोला, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये ए क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, इसको यहां रख दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा mv²/r, और इसको सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर कर दिया कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपको समझना क्या है, यहाँ ई का मतलब घबराना नहीं है, ई को कुछ ऑथर ई लिखते हैं, कोई ई माइनस लिखे, घबराना नहीं है, ये ई लिखो है ई माइनस, इसका सीधा मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो आपको उम्मीद करता हूं याद होगा, ठीक है, सब बच्चों ने पढ़ लिया है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नहीं बताऊंगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स होता है, नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक। तो ये अब देखो Q1 क्या है, ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसके हम चार्ज को Q1 बोल रहे हैं, तो Q1 तो किसके बराबर हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। Q2 क्या है मेरे बच्चों, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किसका होगा भाई साहब, वो देखना पड़ेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नील्स बोर मॉडल आइडियली मेरे बच्चों यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं पर सही मायनों में ये नील्स बोर मॉडल लगता है, ठीक है। अब Q2 क्या है, चार्ज, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये एक न्यूक्लियस है जिसके चार्ज को मैं Q2 बोल रहा हूं, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे आपको, अब आप जानते हैं कितने प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस केवल साइन का फर्क होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है मेरे बच्चों, आप बोलोगे हाँ मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो आप एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे बच्चों, किसका, न्यूक्लियस का। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के अगर बराबर है, एक को प्लस बोलते हैं एक को माइनस बोलते हैं, बस यही बात है। तो सर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या न्यूक्लियस का चार्ज है वो जाएगा Z से मल्टीप्लाई करो एक प्रोटॉन के चार्ज को, तो Z इंटू ई, अगर ये मान लो कल को हीलियम का न्यूक्लियस हुआ मेरे बच्चों, हीलियम He+ हुआ,
He+, हीलियम के अंदर सर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसकी वजह से उसका चार्ज डबल हो जाएगा। तो हमें जैसा एग्जाम में जेड दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन को समझते हुए उसका चार्ज निकाल लेंगे, किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आपने जो पढ़ रखा है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन का चार्ज आपके एटॉमिक नंबर के, या प्रोटॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप एक प्रोटॉन के चार्ज को Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q2 आ जाएगा मेरे बच्चों। तो अब ये क्या हो गया, हमारा जो KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर है उसको आपने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Z²। तो क्या हो गया बेटा, ये KZE² बाई R²। ये क्या है बेटा, mv² बाई आर। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़े होंगे अपने जमाने में, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करा, mv² बाई आर इज इक्वल टू KZ² अपॉन R²। अब हम मैथ्स के चैंपियन है, R² से आप एक R को कैंसिल कर दो मेरे बच्चों। तो जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो mv² जो है वो आपका आ रहा है KZE² बाई आर के इक्वल, किसके बराबर आ रहा है, KZE² बाई आर के बराबर आएगा। किसका वैल्यू, mv² का वैल्यू मेरे बच्चों। मान लेते हैं समझने के लिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। बहुत बढ़िया। अब तुमने अभी कुछ देर पहले सुना मेरे बच्चों, mvr इज इक्वल टू NH/2 होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को और लगाएंगे। देखो दोबारा सुनो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, कोई रॉकेट साइंस तो लग रही है। F इज इक्वल टू ma होता है, फिजिक्स में आ जाएगा कि सर हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैसे v² बाय आर लिखते हैं। तो F इज इक्वल टू ma, a की वैल्यू रखो v² बाय आर, तो आपका F हो गया mv² बाय आर। ठीक है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किधर होगा, टूवर्ड न्यूक्लियस, तो ये बात कर ली अपन ने। फिर आपने कूलम्स लॉ जो पढ़ा हुआ है उस पर बात करी, इन दोनों को इक्वल कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां KZ² बाय R² था, एक R कैंसिल हो गया, तो mv² इज इक्वल टू KZ² बाय आर आ गया, है ना। ध्यान रखें इस फॉर्मूले में जब आप अप्लाई करते हैं तो घबराना नहीं है साइन वगैरह से। क्यों, रेडियस और वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। मान लो कि बच्चे से कुछ इधर उधर हो गया, घबराना नहीं होता इसके अंदर, है ना। रेडियस और वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ओके। तो mv² इज इक्वल टू KZ² बाय आर हो गया। अब आराम से देख लें, नेक्स्ट पार्ट है नील्स बोर के क्वांटाइज मॉडल के अकॉर्डिंग। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि mvr इज इक्वल टू NH/2 होगा मेरे बच्चों। तो यहां से आप वेलोसिटी जो आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन की है v, वो क्या हो जाएगा बेटा, NH/2 m, और r को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू हमने क्या बनाया बेटा, NH/2 mr। इसको सपोज करो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मेरे बच्चों। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक बनी मेरे बच्चों mv² वाली, एक बनी v की इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 से 1 में v की वैल्यू रख दो। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो आराम से देखिए मेरे बच्चों, ये अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 1 आया था, वो क्या था, mv² इज इक्वल टू KZ² बाय आर। तो आपने v की जो वैल्यू है वो mv², तो ये वैल्यू क्या किया बेटा, आपने v का स्क्वायर कर दिया। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, mv² इज इक्वल टू KZ² बाय आर। तो ये v को स्क्वायर करो बेटा, n² h² अपॉन 4 पाई² m² r², ये लिख दीजिए। अब इसमें भी फिर आप ज्ञानी तो हैं ही। अब वापस बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर ये r² आ गया और राइट हैंड साइड पर r दिख रहा है, तो इस r को मैं फिर कैंसिल करूंगा। और उसके अलावा देखो एक m यहां है, इधर m² है, ठीक है। तो यहां एक m को भी आप कैंसिल कर देंगे बेटा। ये जो r बचेगा आप उसको उधर शिफ्ट कर दो, और KZ² को आप इधर ले आओ मेरे बच्चों, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ये हो गया n² h² अपॉन 4 पाई², एक m कैंसिल हो गया, m KZE², ठीक है। तो KZE² आ गया। तो ये हमारा रेडियस कैलकुलेट करने का, r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा,
एग्जाम में प्रॉब्लम दो तरीके से आएगी मेरे बच्चों, अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है। गौर से देखो, एक तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप बोलेंगे सर फर्स्ट शेल में सेकंड, या नील्स बोर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 चलेगी। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट में आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कूलम्स में, तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपन। तो ले देकर मैं यहां से, मेरे पास जो वेरिएबल है वो है एन स्क्वायर और जेड। जब हम इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू, जो अगली स्लाइड में मिलेगा, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर को अलग करो, ये कौन से ऑर्बिट में होगा उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू 1 2 3 4 आएगी। जेड एटॉमिक नंबर है, आप हाइड्रोजन ले रहे हैं या एच ई प्लस ले रहे हैं या Li2 प्लस ले रहे हैं। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, नील्स बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो आप सोडियम पोटेशियम के ऊपर लगाना चाहोगे, नहीं लगेगा, इनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, तो केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया। अब हम इस रेडियस के फॉर्मूले में सारे कांस्टेंट रख देंगे, जेड को और एन स्क्वायर को अलग कर लिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब यहां से मैं रेडियस ऑर्बिट की कैलकुलेट कर लूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन नंबर 2 बना। 2 से v की वैल्यू 1 में रख दी और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है बेटा, अब आगे आओ। आई होप्स कि आपको प्लांक कांस्टेंट के इनकी वैल्यू याद है, 9 × 10⁹ या एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, वो याद होने चाहिए। एग्जाम में दे दिए जाते हैं, लेकिन नहीं दिए तो भाई साहब याद होने चाहिए। वैसे तो है ना, दे देगा वैसे एग्जामिनर, मेरे ख्याल से दयालु होगा तो दे देगा। अब देखो आराम आराम से, वो फॉर्मूला है मैंने दोबारा लिख दिया है, तो जब दोबारा आप नोट्स बनाए तो इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उधर लिख चुके हो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। ये फॉर्मूला जेई मेन में एडवांस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में हमारे पास बार बार कांस्टेंट रखकर उनको कैलकुलेट करेंगे तो इंसान है भाई, गलती हो सकती है, हर इंसान से गलती आती है कैलकुलेशन करने में। तो अब देखो, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन ऑर्बिट नंबर बेटा, जेड एटॉमिक नंबर, ये भी ठीक है। ये तीनों काम की बात यहां आ गई। अब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख रहा हूं बेटा। एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम्स। के 9 इंटू 10⁻9 पहले ही बताया था बेटा, पहले भी आया था ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारे कांस्टेंट क्लास में पहले आ चुके हैं ईमानदारी से, तो जिन बच्चों ने याद कर रखा है वेरी गुड। अब एग्जाम में मैं नहीं जानता हूं बेटा कांस्टेंट की वैल्यू देगा कि नहीं देगा, अगर वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए चाहे तो कांस्टेंट दे सकता है, नहीं तो आपको याद होनी चाहिए। इन कांस्टेंट को रखने के बाद अब मेरे बच्चे फॉर्मूला आएगा आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता है कि 1 जो एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है मेरे बच्चों। तो रेडियस जो है ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऐसी इच्छा हुई कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n 1 हो गया, z भी 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी। मान लो एक बच्चे ने बोला था एटम हाइड्रोजन का ही है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो उसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर, ध्यान रखना। तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आपकी फर्स्ट से 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? ये 2 का स्क्वायर आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर आएगा, z1 है मान लो, हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम रेडियस बढ़ेगी। तो R2 की वैल्यू R1 से काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर n स्क्वायर आ रहा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं मेरे बच्चों जेई मेन में या नीट के अंदर जो बच्चे देते हैं वहां पर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आईआईटी इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा मुझे डाउट है एडवांस वाला, लेकिन भाई साहब मना नहीं कर सकते हैं कि जे एडवांस में इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, जनरली कम आते हैं। ठीक है, तो आर जो है वो है रेडियस किसकी बेटा, ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्या बात है यार, अभी
चहलकदमी बंद हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि शायद रुक गया है ना। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब आगे बढ़े मेरे बच्चों। देखिए इस सिचुएशन में अब आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ ग्राफ आते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। आपने पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ग्राफ पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में आते हैं ये। तो आराम से देखिए, r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप एक बार में एक बात करो। मान लीजिए आपने जो है वो n कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं r इज इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, के, ठीक है ना, या k बाई जेड ऐसे भी कर सकते हैं, यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे लिख लो, वेयर k इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर कब बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट n। जब आप n की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, अब ऑर्बिट चेंज नहीं करोगे, लेकिन आप अगर पार्टिकल चेंज कर रहे हो, जैसे h z1 He प्लस Z2 Li2 प्लस, इन सब के अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, Z इज इक्वल टू 3, इस तरीके से। तो Z के साथ में अगर वेरिएशन देख रहे हो मेरे बच्चों, तो इसका जो स्लोप है वो Z हो जाएगा। एन इस पर गलत लिखा हुआ, किसके बराबर, Z, सॉरी, K के बराबर। और ये जो K है मेरे बच्चों, ये K किसके बराबर है बेटा, यहां लिखा हुआ है, वेयर K इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपने बनाया सर, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें r और 1/z का ग्राफ बनाओगे, तो आपने कभी y, इसको ऐसे देखो, k और 1/z, या इसको ऐसे लिख लो, आपने जो लिखा हुआ r इज इक्वल टू, अब ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ग्राफ देखा होगा आपने, आप बोलोगे बिल्कुल देखा हुआ है, तो इससे मैच कर रहा है। x की जगह क्या लिखा हुआ बेटा, 1/z, y की जगह क्या लिखा हुआ है, r। तो इसका मतलब ये तो एक ओरिजिन से लाइन पास होगी जिसका स्लोप के होगा, ये r और 1/z का ग्राफ है, वेरी सिंपल। और किसी बच्चे ने अगर r और 1/z का नहीं, r, ये देखो r 1/z है, लेकिन अगर z लिया, तो आपने जैसे पैराबोलिक कर्व या हाइपरबोलिक कर्व का नाम सुना हुआ है आपने, फिजिक्स में सुना होगा बेटा। तो इसको अब ऐसे देखो, अगर आपने मान लो ग्राफ इसका ना बनाकर ऐसे बनाया, r, इसको इधर ले जाओ, z इज इक्वल टू k, तो आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो इक्वेशन हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू के, लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है बेटा, z बढ़ाओगे तो r की वैल्यू कम हो जाएगी, z बढ़ाओगे तो r की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ में फर्क है, वो r और 1/z है, ये r और z है मेरे बच्चों। तो इसको गौर से देखो, इसमें क्या होता है बेटा, r की वैल्यू एक z के अकॉर्डिंग फिक्स होगी। अगर तुम z बढ़ा रहे हो, मान लो, ठीक है ना, आपकी इच्छा है वो, तो अगर हम यहां z बढ़ता है तो उस सिचुएशन में r की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मान लो आपने z बढ़ाया, बढ़ाओ भाई साहब, तो अगर आप z बढ़ाओगे मेरे बच्चों, तो जैसे सपोज करो ये z की वैल्यू 1 थी, अब z की वैल्यू आपने 2 कर दी, तो अब 2 करोगे तो यहां पर फिर सर ये जैसे इंक्रीज करोगे मेरे बच्चों, आपका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है, किसका बेटा, r और z का, वो k के बराबर है। तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो दोनों ग्राफ में ध्यान रखना है कि एक r और z के बीच में ग्राफ है, एक r 1/z के बीच में, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है ना। और एक देखिए, अगर मान लीजिए आपने ये बात करी कांस्टेंट n पर, आप बोलोगे ठीक है सर। अब दूसरी बात, अगर आप कांस्टेंट z पर बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट z, मतलब अब हम z चेंज नहीं करेंगे, तो फिर हमारा फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल टू, आप बोलोगे कुछ भी लिख लो सर, k डैश और ये n स्क्वायर। दिमाग लगाओगे तो k डैश किसके बराबर हो गया, 0.529 डिवाइड बाई z के बराबर हो गया सर। वही ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये लीजिए आराम से। तो अब ये जो इक्वेशन है आपकी चॉइस है, अगर आप r और n स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू mx हो गया, तो आप बोलोगे हाँ सर हो गया, तो फिर तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे बच्चों, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ये r की जगह y हो गया, n स्क्वायर की जगह x हो गया, तो ये ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप k डैश के बराबर होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है भाई साहब,
जिसको मैथमेटिक्स आती है उनके लिए कुछ भी नहीं इन ग्राफ के अंदर, वो बोलेंगे वो बहुत ईजी है सर। अब ये आर और एन स्क्वायर है, लेकिन अगर आपने आर और एन लिया मेरे बच्चों, तो इसी ग्राफ को या इसी इक्वेशन को आप ऐसे देखो, आर इज इक्वल टू के डैश, और ये आप ऐसे लिखो एन का स्क्वायर, तो आपको इसमें फील आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर की, पैराबोलिक कर्व की फील आएगी। तो r और n अगर लोगे मेरे बच्चों, ये r 1 ये एन स्क्वायर है, अगर आप r और n लोगे तो आपका इस तरीके से पैराबोलिक कर्व आएगा कि n की वैल्यू बढ़ाओगे तो r की वैल्यू ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। तो ये सब ग्राफ के नेचर आपके पहले पढ़े हुए होते हैं, उन्हीं ग्राफ को दोबारा देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू आप एम एक्स ग्राफ बना रहे हो, या y इंटू एक्स इज इक्वल टू के का ग्राफ बना रहे हो, या आप y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो। इट्स योर चॉइस। तो आपको बस ये चेक करना होता है कि एग्जाम में ग्राफ बना किसका रहा है, r और n स्क्वायर, r और n, ये चार ग्राफ जो दिखाए हैं उसमें खास बात क्या है, दो ग्राफ में हमने z कांस्टेंट रखा है, दो ग्राफ में हमने n को कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना। ग्राफ फिजिक्स में जनरली स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छे ग्राफ बताए जाते हैं, मैथ्स में मेरे ख्याल से बाद में काफ़ी लेट आते हैं, बट फिजिक्स वालों से आपको ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि आप ग्राफ के नेचर पहले ही पढ़ लेते हो, है ना। अब सर रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकलने के बाद हम इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट को भी मेरे बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एक तो ग्राफ है, आराम आराम से देख लीजिएगा, जिसको जहां गड़बड़ लगे बड़े इत्मीनान से रखो, कॉन्स्टेंट्स को मिलाओ, नया कॉन्स्टेंट बना दो, लाइक दिस, इस तरीके से। के डैश यहाँ पर 0.5 है, तो टेंशन ही लेनी है, आराम आराम से देखिए। अब इसमें क्या होता है, जिसके बेसिक जितने स्ट्रांग है फिजिक्स वगैरह मैथ्स वगैरह के, तो उनको बहुत आसान लगेगा, और जिनके नहीं है उनके लिए बहुत टेंशन काम, उन्हें क्या हो रहा है, कभी कर्व आ रहा है, कभी लाइन आ रही है, कभी पैराबोलिक कर्व आ रहा है, कभी हाइपरबोलिक आ रहा है, तो वो देखो टेंशन का बात है। तो नहीं, कोई बोले पैराबोलिक क्यों आया, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ इक्वेशन है, जिसमें y और x के बीच में ग्राफ है, न कि एक्स स्क्वायर। y और x के बीच में ग्राफ है, इक्वेशन क्या चल रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ये y और एक्स स्क्वायर ग्राफ है, y और एक्स स्क्वायर है ना। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखें, है ना। अब हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के बाद, ये तो ग्राफ हुए, आपके लिए फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, R.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमें अभी हम फ्यूचर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीखेंगे धीरे धीरे, इनके बाद इनके ऊपर पहले एक बार फॉर्मूले कुछ डिराइव कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इन पर आएंगे धीरे धीरे। अब आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया, ये इक्वेशन काम आएगी आपकी। आर क्या है बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी लाएंगे सर। आइए सर, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 आपने देखा हुआ है, 2 क्या था बेटा, एम वी आर स्क्वायर अपॉन, या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो वहां से बी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर आया था बेटा। और दूसरा अभी अभी आपने निकाला रेडियस का फॉर्मूला, जिसको आपने कांस्टेंट रखकर क्या सीखा, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब मैं कांस्टेंट की जगह वापस उन सबको वापस जिंदा कर रहा हूं कांस्टेंट को, तो आपने जो इक्वेशन नंबर 2 सुना था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वो दोबारा ले आया, और जो आप इक्वेशन नंबर 1 2 से मेहनत करके आर का एक्सप्रेशन लाए थे इक्वेशन नंबर 3, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 और 3 में हम क्या करेंगे बेटा, कि यहां जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसमें आर का जो वैल्यू है, इसमें आर का जो वैल्यू है मेरे बच्चों, वो यहां रख दो, वेरी सिंपल। तो देखो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, आर की वैल्यू जैसे रखोगे बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर रिवर्स कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अच्छा, इसमें फिर खास बात क्या है मेरे बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर एक m कैंसिल होता हुआ नजर आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ आ रहा है सर, ये 2 पाई है मेरे बच्चों, और ये 4 पाई स्क्वायर है, तो 4 पाई स्क्वायर को 2 पाई से डिवाइड करो, 2 पाई रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब देखो यहाँ से कैंसिल करो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, और ये अब इसको भी गौर करो, ये एन एच है मेरे बच्चों, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, कैंसिल करो, पावर कैंसिल हो जाएगी तो एन एच आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरा इंटरेस्ट है जेड में और एन में, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट हैं। कौन बेटा, के
के यहाँ छोटा हो गया, बड़ा कर लेना रे भाई साहब, के बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर z और n को मैंने अलग किया और बाकी कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी, h 6.626 टेंस पर -34 जूल सेकेंड, k 9 टेंस पर 9, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है बचा, पाई समझते हैं 22/7 ले सकते हैं, 2 समझते ही हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझते हैं, रख दो सारी वैल्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 है बेटा। 10⁻6 किसको बोलते हैं, मीटर पर सेकंड चल रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, z/n। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यस। ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है मेरे बच्चों। हमारे अर्थ पर जो ओलंपिक चैंपियन होता है, जो 100 मीटर दौड़ता है, वो 10 सेकंड से थोड़ा सा ही कम समय लेता है, 9 पॉइंट समथिंग सेकंड लेते हैं वो, डिपेंड कि कौन से ईयर में कौन से चैंपियन ने क्या टाइम लिया, बट जनरली ये 9.5 से 10 सेकंड के बीच में होता है जो भी वर्ल्ड क्लास चैंपियन दौड़ते हैं। तो मोटा मोटा उनका स्पीड 10 या 11 मीटर पर सेकंड के बीच में होता है, ठीक है ना। आप 10 मान लो, चलो राउंड फिगर में। अब 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 नहीं है, 10⁻6 चल रहा है बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है ना यार, ये तो बहुत बहुत ही माइक्रोस्कोप पार्टिकल, इसका मास तो बहुत ही कम होता है। सो इलेक्ट्रॉन इज ए माइक्रोस्कोप पार्टिकल, हमको थोड़ी दिखता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास बहुत कम होता है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 z/n, ठीक है। अब ये है मीटर पर सेकंड, यूनिट भी ध्यान रखें क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आप इसके बीच में अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हो, इसे ग्राफ तो और भी इजी आएंगे। क्यों इजी आएंगे, अरे z, एक बार z कांस्टेंट ले, एक बार n कांस्टेंट ले ले। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट n, इसका मतलब होता है आप ऑर्बिट फिक्स करके बात करना चाहते हो, क्यों एटॉमिक नंबर में चेंज करोगे तो n कांस्टेंट हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इसको ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू k इंटू जेड, बस वेयर k इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई n। ये लो मेरे बच्चों, तो आप क्या ग्राफ प्लॉट करोगे, v और z के बीच में मरील ग्राफ आएगा बेटा, y इज इक्वल टू mx का। दूसरा, दोबारा से अगर आप कांस्टेंट जेड पर बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो फिर आप इसको v इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, k डैश, और क्या लिखोगे 1/n, वेयर k डैश इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड। ये लीजिए, तो k और k डैश में फर्क कर रहे हैं, दो कांस्टेंट अलग अलग भाई। तो आपकी यहां जो इक्वेशन बनेगी मेरे बच्चों वो दो हैं। आप v और 1/n ग्राफ प्लॉट करोगे तो वही स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से पास होगी, स्लोप की वैल्यू k डैश। तो और अगर आपने v और n के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो v इंटू एन, ये k डैश के बराबर है। दो अलग अलग ग्राफ बना सकते हो आप। तो इसमें फिर वही बात होगी, n बढ़ाओगे तो फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखा देता हूँ आराम आराम से। तो बहुत बेसिक सी बात है, पहले फॉर्मूला लाओ, फिर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करो। एक बार में एक बात करो, आप n चेंज कर रहे हैं या z चेंज कर रहे हैं। n चेंज करेंगे तो ग्राफ अलग बनेगा, z चेंज करेंगे तो ग्राफ की इक्वेशन अलग आएगी, ऐसे बोलना चाहिए। अब देखो v और z एज यूजुअल जैसे बताया स्ट्रेट लाइन। अब अभी बता रहा था मैं आपको v और 1/n, आराम से देख लीजिए, v और 1/n, ये देखो कलर चेंज करूं मेरे बच्चों, 1/n ये क्या हो गया, मान लो x, ये क्या है बेटा y, तो y इज इक्वल टू mx ग्राफ बना रहे हो आप, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये देखो v और z का भी स्ट्रेट लाइन, इसका भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपने v और n लिया तो अभी सिखाया ना कि v इंटू एन k डैश के बराबर है। ये अगर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये इस ग्राफ पर दिखनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। मान लो एक डेफिनेट वेलोसिटी यहां पर है। अब आपने सपोज करो n का वैल्यू बढ़ाया, तो n का वैल्यू मेरे बच्चों कलर चेंज करके दिखाता हूं। मान लीजिए n की वैल्यू आपने 1 से 2 कर दी मेरे लाल, तो 1 से 2 करोगे, ये वैल्यू बढ़ा दी, तो इस बार फिर v की वैल्यू कम हो जाएगी, दिखना चाहिए ग्राफ पे, ठीक है। तो मान लो n की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू 2, तो जब आप n की वैल्यू बढ़ाओगे तो फिर v की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब होता है आपने मैथ्स में
हाइपरबोलिक कर्व वगैरह पढ़े होंगे रे मेरे लाल, ठीक है, पैराबोलिक कर्व भी पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं मेरे लाल ग्राफ की टर्म में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं मेरे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा मेरे बच्चों, तो काइनेटिक जो एनर्जी है मूविंग पार्टिकल की, आप पढ़ कर आ रहे हो पहले से ही, हाफ एम वी स्क्वायर होती है सर, है ना। मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिख दो शॉर्टकट में, काइनेटिक एनर्जी, ऑथर की मर्जी है सर, अपन काइनेटिक एनर्जी को पूरा लिखो, शॉर्टकट में के लिख दो, मर्जी आपकी भाई साहब, या इसको अपन ई के लिख देंगे समझने के लिए, क्योंकि ई का मतलब एनर्जी है, के लगा दूंगा समझ जाओ सर, काइनेटिक एनर्जी की बात करें। ऐसी पी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसको अपन शॉर्टकट में पी बोल देंगे, या फिर शॉर्टकट में ई के नीचे पी लगा देना मेरे बच्चे, ई के नीचे पी लगा देना। तो काइनेटिक जो एनर्जी है, और ई के नीचे की लगा दिया बेटा, ठीक है, आपकी चॉइस जैसे लिखे, ई के को मैंने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप बोलते हो हाँ ये बचपन पढ़ा हुआ है, तो आज ही तो पढ़ के आ रहे हो यार, अभी न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन बराबर किए थे, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी तो पढ़ा था मेरे लाल। आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था सर। अरे तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू तो वैसे ही मालूम है तुझे, ये देखो आर कैंसिल किया था अपन ने, इजी लैंग्वेज में आप पहले ही पढ़ के आ रहे हो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है बेटा। तो हाफ एम वी स्क्वायर में क्या, इधर हाफ लगाएगा तो उधर हाफ लग जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये रख दी सर, तो ये हो गया हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चों कि सर जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप हाफ हाफ एम स्क्वायर तो वैसे ही जानते हो, अब नई टर्म में आप बोलोगे सर हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगी सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई बेटा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करेंगे, तो हम तो कूलम्स लॉ जो पढ़ा था या जानते 9th-10th क्लास से, उससे रिलेटेड पी तो पहले ही निकाल चुके हैं। पी क्या होती है मेरे बच्चों, पी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन है, अगर क्या है अट्रैक्शन है, तो आपने पढ़ा होगा माइनस के Q1 Q2 बाई आर, तो इसी को तो हमने आज लिखा माइनस के जेड ई, और ये ई बाय आर, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब ई लिखो सिंपल, ई माइनस लिखो, कुछ भी लिखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, तो एक को हमने Q1 माना था कुछ देर पहले, एक को Q2 माना था। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ये कहां से आया वो बताया मैंने आपको, भूल जाए तो ये कुछ समय पहले हमारे शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आया था, पी क्या होती है, ठीक है, या आपने बात की थी कि सर ये दो चार्ज पार्टिकल जिनके बीच में अट्रैक्शन हो वहां पर पी नेगेटिव होती है, दो चार्ज पार्टिकल जिनके बीच में रिपल्शन हो, सेम चार्ज पार्टिकल होंगे तो रिपल्शन होगा, तो वहां पे पी पॉजिटिव होती है। तो यहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपोजिट हैं, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी विद साइन लेनी है, नेगेटिव लेनी है मेरे बच्चों। क्या हो रहा है यहाँ, अट्रैक्शन है, किसके बीच में अट्रैक्शन है, सबको मालूम है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरे बच्चों P है आपकी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, आप बोलोगे हाँ सर, तो आप इन दोनों को आपस में वैसे लिंक कर लोगे, आप बोलोगे दोनों को लिंक कर लोगे, हाँ क्यों नहीं, के जेड स्क्वायर बाई आर। मान लो कल को आईआईटी वाला यही पूछ ले कि आप तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटे घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ये दोबारा आ गया, अपन ने दोबारा लिख लिया। तो पी हो गई माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, के ही हो गई सर हाफ एम वी स्क्वायर, उसको अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एम वी स्क्वायर की वैल्यू को अपन जानते हैं, तो अपन ने यहाँ पर इसको बस इसमें हाफ और लगा दिया, ये आ गया सर। इन दोनों को गौर से देखोगे तो आपको दोनों के बीच में रिलेशन नजर आएगा, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो यहां पर या आप ऐसे कर दो, आपको और आसान लगेगा, देखो मेरे बच्चों ये ई के, आहा,
हाफ की जगह हाफ लिखो भाई साहब, हाफ की जगह हाफ लिखा, बहुत बढ़िया सर। और देखो के जेड ई स्क्वायर बाई आर यहां से लाओ, के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस ईपी के बराबर होगा, तो यहां पर ये माइनस ईपी के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है सर कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चों, वो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब अगर आप, बेटा के ई तो पॉजिटिव ही होती है, तो एग्जाम में बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू के ई की दे रखी होगी, तो उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वेरी सिंपल है ना। और अगर एग्जामिनर, अब ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी एटम की है या उस आयन की है जिसमें अपन बातें करें, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की। ये सिस्टम है मेरा पूरा। एक मान लो हाइड्रोजन एटम है, एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो आराम सुनना है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सीखा हुआ है जस्सू भाई से, जसवाल सर से, तो n = 1 का मतलब है सर फर्स्ट ऑर्बिट। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जब रिवॉल्व करा तो उसका अट्रैक्शन है किससे, न्यूक्लियस के साथ में। न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, आप बोलोगे हाँ ये भी ठीक है सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में पूरे एटम की निकल रही है, जिसमें दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, किसके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम जनरल लैंग्वेज में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या एटम या आयन है। कल को He+ लोगे तो आयन हो जाएगा, तो He+ लो चाहे Li2+ लो, कैटायन कहलाते हैं। हाइड्रोजन एटम एटम है क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों रखे हुए हैं अपन ने। तो जो भी आपके पास एटम है, ये उसकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया है मेरा जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रफ लैंग्वेज में के बारे से बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये हाइड्रोजन एटम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। अगर आप हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो, और अगर आपने He+ लिया तो आप बोलना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ He+, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोल दीजिए, क्योंकि He+ को आप एक सिस्टम मान रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों चीजें हैं, कौन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो टी का मतलब टोटल एनर्जी है मेरे बच्चों, टीई टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो सम है मेरे बच्चों ke+p का। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ए को, या फिर आप इसको टी को आप ईटी लिख दें सर, बहुत बढ़िया, और ईटी लिख दिया सर। तो ET = E k+EP। ई के क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी निकाली थी, हाफ KZE²/R। पी क्या है बेटा, अभी निकाली थी, देखो -KZE²/R। लेफ्ट राइट देखोगे तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, एक हाफ KZE²/R है और एक -KZE²/R है, माइनस कर दो इसमें से तो क्या आएगा, टोटल एनर्जी क्या आएगी मेरे बच्चों, हाफ -KZE²/R। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ई आई है, इसका नाम है ईटी, टोटल एनर्जी किसकी है, वो पूरे हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी, इसमें के भी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, पी किसकी है, अट्रैक्शन हो रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये मेरे बच्चों टोटल एनर्जी कहलाएगी। अब ये टोटल एनर्जी क्या है, -12 KZE²/R। अब इसको और इसको गौर से देखो, किसको, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को गौर से देखो मेरे बच्चे। तो आप क्या देखोगे कि मैं सर अगर यहां से ईपी की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, तो देखो आप आराम आराम से, ईटी ईटी -12 हाफ माइनस KZE²/R की जगह क्या लिख दो आप, ईपी। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ सर कि टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, या उल्टा बोल दो मेरे बच्चों, क्या, पोटेंशियल जो एनर्जी है, ठीक है मेरे बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल है किसका, टोटल एनर्जी का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ईपी डबल ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, 2 इंटू टोटल एनर्जी।
ऐसे लिख सकते हैं। और खास बात क्या है सर, के और टोटल एनर्जी बराबर होंगे, बस साइन का फर्क है, चेक कर लेते हैं। आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, यहां देखो टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि सर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो टोटल एनर्जी जो नेगेटिव होगी उसके आगे माइनस लगा देना सर, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो सर तीन तरह की एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी सम है के और पी का, तो के और पी का रिलेशन क्या है या पी और टी का रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन भी आपसे जेई मेन में या एडवांस में पूछे जा सकते हैं, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टी इज अ सम ऑफ के एंड पी। पी क्या है बेटा, जो आपने पढ़ा है कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दो चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं माइनस के Q1 Q2 बाय आर। उसमें एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस माना जाएगा। तो इस तरीके से हम इन एनर्जी के जो तीनों मोड हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साथ में एक क्या लिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों के बीच में रिलेशन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं या हमको देखना आना चाहिए। आराम आराम से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल है काइनेटिक एनर्जी का। आप बोलोगे ये भी सही है सर, और थोड़ी देर पहले देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का भी डबल है। आप बोलोगे यस सर, तो इसीलिए मैंने बोला टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, फर्क तो साइन का तो आएगा ही। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। तो देखो भाई, ये काइनेटिक एनर्जी आई, ये क्या आई बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट। और साथ में सर अपने पास कोई और कलर चेंज करके आप लिखना चाहो तो ये भी याद होना चाहिए टोटल एनर्जी। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ से जो रिलेशंस निकल निकल कर आ रहे हैं वो हमें आने चाहिए। ओके, इसके अलावा भी हम और बातें कर सकते हैं। आइए, क्या करेंगे, आओ मेरे लाल। अब हम जो टोटल एनर्जी है, जो आपने फॉर्मूले बनाए, उनके बेसिस पर एक फॉर्मूला एनर्जी का, टोटल एनर्जी का क्या आएगा मेरे बच्चों, वो देख लेते हैं, है ना। और हम अगर इन कांस्टेंट की वैल्यूज को रख दें तो क्या आएगा, बड़े आराम आराम से, है ना। तो देखो, तुम अभी तक रेडियस का फॉर्मूला जानते हो, आप बोले बिल्कुल जान चुके हैं माए बाप। और आपने अभी अभी निकाला है कि टोटल जो एनर्जी है वो माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू को उठा के यहां रख देना। तो रख रहा हूं बेटा, टी लिख लो, चाहे ईटी लिखो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, या सिंपल ई लिखो। जनरली फॉर्मूले हम लगाते हैं तो कैपिटल ई का मतलब हमारे टोटल एनर्जी माना जाता है, अनटिल नॉट स्पेसिफाइड ई मींस टोटल एनर्जी। अब टी लिख दे एग्जामिनर, ईटी लिख दे, मेंशन कर देगा, वो घबराए नहीं। या सिंपल ई लिखेगा, सिंपल ई का मतलब टोटल एनर्जी माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखें। तो तीनों में से कुछ भी, टी, ईटी और ई। अब क्या हो गया बेटा, माइनस, ठीक है, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, आर क्यों ले लाओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको रिवर्स कर दो बेटा, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ई की पावर 4 हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट 2 दिख ही रहा है आपको, यहाँ ये 4 दिख रहा है, 2 कैंसिल कर देना। बाकी आप लोग ज्ञानी हैं, आराम आराम से एक्सप्रेशन ले आए। तो ई इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई रिस्ट पावर 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मेरा इंटरेस्ट जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर में, क्यों, ये जैसे ही आप पार्टिकल चेंज करेंगे एच की जगह एच ई प्लस लेंगे, जेड चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। और उसके अलावा अगर आप ऑर्बिट चेंज करेंगे एन की वैल्यू तो भी एनर्जी चेंज होगी, आप बोलोगे यस सर। तो मेरा इंटरेस्ट जेड और एन में है। तो अब ये जो सारे कांस्टेंट है, पाई समझते हो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात हो चुकी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बात हो चुकी है, के की बात हो चुकी है, एच की बात हो चुकी है, सब कांस्टेंट रख दो। फिर तुमको ये भी आना चाहिए कि वन जो ईवी है वो आपका जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है मेरे बच्चों। इन सब को यूज करने के बाद आपका एक फॉर्मूला आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मेरे बच्चों, -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यूनिट पे ध्यान दें, ईवी पर एटम, क्योंकि आप देखो के की वैल्यू 9 टेंस पर माइनस 9 रखोगे, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 से 10 पर माइनस 34 जूल सेकंड रखोगे, वो ऐसा यूनिट में आएगा, जूल में आएगा, उसको मैंने ईवी में कन्वर्ट कर रखा है। तो फेमस फॉर्मूला आता है ये, ईवी पर एटम। पर एटम क्यों बोला? अरे भाई पूरा सिस्टम एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात करें, दो चार्ज पार्टिकल, उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं हम ईवी पर एटम। अब मान लो कोई व्यक्ति बोले नहीं सर मेरे को तो ईवी की जगह जूल पसंद है, तो भाई फिर मेरे ये फॉर्मूला ही लगा लेना, 1 ईवी की जगह यहां पर आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आंसर जूल पर एटम में आ जाएगा। लेकिन ये याद करने के हिसाब से अच्छा नहीं है डेटा, उससे बेटर डेटा ये है। तो बच्चों को अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर हम कोशिश करते हैं, या आईआईटी कोशिश करता है, बोर्ड में भी देखेंगे तो वो उन फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनकी वैल्यू रिलेटिवली इजी होती है। तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम इज टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यू कैन अप्लाई, और यू कैन से He प्लस आयन, और यू कैन से Li2 प्लस आयन, और आपने पढ़ा हुआ है H, He, Li, Be, Bc, NOF, लेकिन उन सब में से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल कर केवल एक छोड़ना होगा अगर आप नील्स बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। तो ये आगे जाकर लिमिटेशंस ऑफ नील बोर मॉडल भी बनेगा कि दिस मॉडल इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, वो पढ़ेंगे आगे जाके ड्रॉबैक वगैरह। तो आप चाहें आप तो इसी फॉर्मूले को याद करो मेरे बच्चों, ये लगा दोगे तो जूल में आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जो समझदार बच्चे क्या करते, दो में से एक फॉर्मूला याद रखो, यूनिट याद है, तो आप आराम से ईवी पर एटम को जूल पर एटम में आप खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। तो देखो, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ एन शेल, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों, और एन क्या है? शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। एग्जामिनर कोई वर्ड यूज करता है, शेल नंबर KLMN शेल, आप बोलोगे हाँ पढ़ा हुआ है, ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट एन की वैल्यू 2, उसने बोला KLMN, उसने बोला एन शेल की एनर्जी निकालो, एन का मतलब सोचना है KLMN, एन की वैल्यू 4 हो गई, थर्ड ऑर्बिट एन की वैल्यू 3 हो गई, तो वो ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर या एनर्जी लेवल बोलेगा वो, इनमें से इन जनरल वो कोई भी वर्ड यूज करता है, उसकी चॉइस है। बाकी वैसे तो फिर आप जानते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेगा, वो भी बोल सकता है। तो ये एन है आपका, शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल, ठीक है। आज क्या हुआ बच्चों में, थोड़ा सा गलत पोस्चर में बहुत देर बैठा रह गया, मैं कुछ काम कर रहा था, तो हा अभी थोड़ा सा पीठ में दर्द हो रहा है, और जिम में एक्सरसाइज भी हम करते हैं, तो आज बड़ी हैवी एक्सरसाइज की थी, उसके बाद गड़बड़ हो गया। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से, मैं साल भर में ऐसी कुछ गलतियां कर देता हूँ, तो आपको पोस्चर से, मतलब आप जब कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, टेबल पर लिखते हैं, तो आप स्ट्रेट बैठा करो बेटा। मैं कहता कभी कभी ये गलतियां मेरे से कभी कभी हो जाती हैं, तो बहुत देर बैठा रहेगा मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा पेन हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है अभी ना, मीठा दर्द हो रहा है, स्ट्रेचिंग कर लूंगा सही हो जाएगा, डोंट वरी। बरसों से इन चीज़ों को झेलता आ रहा हूँ, खास बात नहीं है ना। स्पोर्ट पर्सन के लिए इंजरी छोटी मोटी चीज़ें हैं, घबराना नहीं होता, है ना, हिम्मत नहीं हारनी होती, ऐसे बोलना पड़ता है, और गलती को सुधारना चाहिए भाई, अगर आपसे गलती हो रही है तो उसको ठीक करें, जैसे मैंने बोला आपको पोस्चर, सही पोस्चर में बैठना चाहिए। आगे बढ़े मेरे बच्चों, तो ये एनर्जी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालें, तो जेड भी 1 और एन भी 1, तो आ जाएगी -13.6। मैंने बोला बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड शेल की एनर्जी निकालो, हाइड्रोजन एटम जेड 1, सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू 2 रखोगे, तो यहां पर 13 -13.6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा सेकंड शेल, क्योंकि एन स्क्वायर है बेटा, ये टर्म याद होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, फिर आपने कहा थर्ड शेल, तो ये एन स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो हम बड़े इत्मीनान से ये कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी। ग्राफ पे आ रहा हूं बेटा मैं भी। एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोलते जेड 1 हो गया मेरे बच्चों, और एन भी 1 हो गया फर्स्ट शेल बोलते ही, या N1 हो गया। तो ये दो बार ये इसको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, सीधा सीधा यहीं लिख लीजिए इतना, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दोनों 1 1 है, तो -13.6 ईवी पर एटम। सेकंड शेल में निकालोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दो बेटा, -3.4 ईवी पर एटम, ठीक है। तो जिस शेल में आपको निकालनी, और किसके लिए निकालनी, मान लो आप ये सीख रहे हो, एग्जाम में कल को आ गया
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+n। तो He+n पे दिमाग लाओगे, Z2 होता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां मेरे सारे केसेस में मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं मेरे लाल। तो Z क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो 1 2 3 4। तो अभी 3 का स्क्वायर करोगे, फिर 4 का स्क्वायर करोगे, तो एनर्जी का जो लेवल है वो आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, ये लेस नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब उसकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है। इजी लैंग्वेज में अट्रैक्शन कम हो रहा है मेरे बच्चों, किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहां एनर्जी आपने एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल ली। आप बोलोगे हाँ सर निकाल ली, तो यहीं से तो आगे सिखाऊंगा भी, आप खुद ही सीख जाओगे। अब क्या, आपको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से अगर सेकंड शेल में ट्रांसफर करना है मेरे बच्चों, मान लो एनर्जी देनी है सब इलेक्ट्रॉन को, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा? सोचो, डेल्टा ई, मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, अब E2 क्या है? -3.4। E1 क्या है? -13.6। तो कितना हो गया बेटा? 10.2 EV पर एटम। डेल्टा ई प्लस, घबराना नहीं है, आपने उल्टा लिख दिया, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, सिखाया था आज ही, प्लस का मतलब एनर्जी देना पड़ेगी। तो अगर आप 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, if we want to transfer electron from n is equal to 1 to 2, or you can say first shell to second shell, that time we must supply 10.2 EV per atom। आपको ये एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाएगा कहां? इसको ऐसे लिख दूं आपके समझने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है मेरे बच्चों, और आ जाइए इधर। एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों, आराम आराम से देखें, ये आया आपका -13.6 Z² अपॉन N²। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा ना, एनर्जी यहां पर पॉजिटिव और या नेगेटिव है, तो ये कांस्टेंट n रख रहा हूं, कांस्टेंट n, तो E इज इक्वल टू -13.6 Z² हो गया। मतलब इसको अपन ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट n पर कि ये E इज इक्वल टू माइनस k इंटू क्या हो गया, ये Z², ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। और अगर आप, तो ये ग्राफ इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू, लेकिन mx² नहीं, -m², mx² ऐसे बोलना चाहिए। तो E और Z ग्राफ में देखो, अगर E प्लस होता मेरे बच्चों तो ऐसे आना चाहिए था। तुमने अभी पढ़ा है कि टोटल एनर्जी को माइनस साइन लगा दो तो Ke के बराबर हो जाएगा। तो Ke तो क्या होता है? पॉजिटिव भाई। ये क्या होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, आपने आज ही सीखा है। तो Ke का जो ग्राफ है, जो इसमें ये ऐसा आ रहा है पैराबोलिक कर, वो इधर ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि Z बढ़ाओगे तो Ke बढ़ना चाहिए। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। Ke प्लस चलेगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव चलेगी, इसीलिए ग्राफ इसका इस तरीके से और इसका ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई खास बात नहीं। ओके, तो यहां पर इस तरह की हम बात कर रहे हैं, ये भी ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ ये पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी, है ना। और देखो सर, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें, यस, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड पर बात भी कर सकते हैं। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। अब आप जानते हैं ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ, 2πr होती है सर, सर्किल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है। और वेलोसिटी भी आपको मालूम है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कितने मीटर पर सेकेंड वो चक्कर लगा रहा है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पर भी बात कर सकते हैं मेरे बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस क्या बोला? ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट, इनका नाम हमने ऑर्बिट रखा था। तो देखो, कोई पूछेगा ये क्या होता है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा ऑर्बिट के अंदर, मेरी नजर में उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस हम निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। तो ये कैसे निकलेगी बेटा, वेलोसिटी अपन समझते ही हैं, सरकमफ्रेंस समझते ही हैं। वेलोसिटी किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड में। ये किस में निकलेगी सरकमफ्रेंस, आप बोलोगे सर मीटर में। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन की यूनिट सेकंड इनवर्स आएगी। हाउ मैनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहां से निकलेगा मेरे बच्चों। अब इसमें भी वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, पर मान लो यार एग्जामिनर आपसे बोल दे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालो, तो भाई साहब आपने वी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। और आर का फॉर्मूला पढ़ रखा है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो भाई साहब वो सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो वो जेड बाई एन क्यों आया, वो आना चाहिए फॉर्मूले में, वेलोसिटी के में। आर में ये एन स्क्वायर बाई जेड क्यों आया, ये अभी पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, केवल ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जेड और एन पर कैसे डिपेंड करती है। तो जैसे मान लो किसी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन का किसी पर्टिकुलर एटम के लिए दे रखा है, फिर कल को हीलियम के लिए मालूम करना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है मेरे बच्चों, आप आराम से देखिए, जेड बाई एन और एन स्क्वायर बाई जेड। तो जेड को ऊपर शिफ्ट करो तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो एन क्यूब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के बराबर होगा। तो इसमें क्या फायदा है ऐसे निकालने का, कि कभी हो सकता है कि आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, एक H का मान लो और एक He प्लस का मान लो। तो H और He प्लस के लिए जेड अलग अलग है मेरे बच्चों 1, और इसके लिए जेड 2। तो ऐसे ही एग्जामिनर की मर्जी होगी, उसने कहा मैं नए क्वेश्चन बनाऊंगा, सब आईआईटी में तो नए क्वेश्चन आते हैं बहुत। वो बोलता है मुझे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का रेशो निकालो हाइड्रोजन एटम का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, मान लिया उसने 1 में है, और फिर बोलता है He प्लस का निकालो, इसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड है थर्ड शेल में, उसकी चॉइस। तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालने बैठोगे मेरे बच्चों, तो अपने आप समझ में आएगा Z1 स्क्वायर अपॉन N1 क्यूब, और डिवाइड करोगे तो इसको ऊपर लिखो N2 क्यूब डिवाइड बाय Z12, ऐसे आ जाएगा Z1 स्क्वायर, Z2 आएगा सॉरी, ठीक है। तो रेशो लेना है, तो Z1 अपॉन N1 क्यूब, फिर उसको डिवाइड करोगे F2 की जगह तो वो रिवर्स हो जाएगा बेटा, तो Z2 क्यूब और ये N2 क्यूब। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप क्योंकि प्रवचन ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बनते हैं यहां मैंने एक आपको बता ही दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को तो साहब आप हाइड्रोजन एटम के लिए मान लो सेकंड शेल में उसका फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन क्या निकाल के बताओ, तो फिर तो भाई साहब पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा, देश 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 जेड बाई एन, हाइड्रोजन एटम एन की वैल्यू वो दे रहा है, मान लो 1 2 3 4 जो भी देगा, फिर आपको 2 पाई ये, इसमें एंगस्ट्राम को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा, ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में जाएगा तो यहाँ एंगस्ट्राम नहीं चलेगा, यहाँ भी आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मीटर से मीटर कैंसिल होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन की यूनिट है वो आएगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। दोबारा से सोचो क्या है ये, एक सेकंड, और बहुत इजी लैंग्वेज बच्चों की तरह बात करें, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने चक्कर लगा रहा है यार, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। आप बोलो ये बढ़िया लग रहा है सुनने में, बिल्कुल सिंपल, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में कितने चक्कर लगा रहा है यार, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। अब इसका उल्टा करो, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, टाइम पीरियड। अभी आपने क्या बोला, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने रिवोल्यूशंस करता है ऑर्बिट में। अब मैं बोल रहा हूं सर इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को क्या टाइम लग रहा है। अभी इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, एक चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा भाई, तो उल्टे हो गए ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ
रिवोल्यूशन का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर उल्टा होगा तो आइए मेरे बच्चों, टाइम पीरियड, आ हा आराम से देखिए। टाइम रिक्वायर्ड क्या लिखा है बेटा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चक्कर लगना चाहिए, उसमें जो भी समय लगेगा मेरे बच्चों वो कहलाएगा क्या? टाइम पीरियड। तो इजी देखो, ये टर्म एग्जाम में अभी अच्छे से इनका आना बाकी एडवांस में, तो बिना घबराहट के फॉर्मूले याद रखें। फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन याद हो गया एग्जाम में, तो उसका उल्टा कर लेना मेरे बच्चों। तो टाइम पीरियड 1/f, एफ अभी बताया था बेटा। फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन क्या होता है? v/2πr। तो इसी को आपको उल्टा करना है बस, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 2πr/v। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? ये आएगा मेरे बच्चों इन सेकेंड, आपको इस सेकेंड में मेजर करना है, शॉर्टकट में सिंपल एस लिखते हैं। तो टाइम पीरियड की यूनिट होगी सेकेंड, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन से उल्टा चलेगा, ये z² / n³ है। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? n³ / z²। ये लीजिए, तो t इज प्रोपोर्शनल टू n³ / z² हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको एग्जाम में एग्जामिनर की चॉइस है कि वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करवा रहा है, या जैसा मैंने अभी बोला, आप हाइड्रोजन, हीलियम या Li2+ वगैरह के अलग अलग टाइम पीरियड का रेशियो निकालना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों फिर आप क्या कर पाएंगे? जैसे सपोज करो T1/T2 अगर निकालना पड़ गया, अलग अलग दो सब्सटेंस, मान लो He+ Li2+ की बात कर रहे हैं, तो Z अलग। अब आपकी मर्जी, आप उनके अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिट में लेना चाहें, सेम में लेना चाहें, इट्स योर चॉइस। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? n1³ / z1² इंटू z2² / n2³, ऐसे आना चाहिए बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? प्रोपोर्शनल टू n³ z² है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मान लो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो केवल He+ के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालना है, तो He+ के लिए मेरे बच्चों अब R आपको आना चाहिए, V आपको आना चाहिए। आप बोलो हाँ पढ़ा तो है सर, तो रेडियस का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, V का भी याद हो जाएगा, तो वैल्यू रखकर निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे तो टाइम पीरियड का रेशियो निकालो। एक लिया उसने हाइड्रोजन एटम, एक लिया उसने He+, वो बता देगा कौन कौन से ऑर्बिट में निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4, तो आप ऐसे रेशियो निकाल सकते। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या आपको एडवाइस कर रहा हूं कि जो अपनी अगली क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो जो हमने अभी पढ़ा, जो फॉर्मूले आए हैं उनको अप्लाई करें। नील्स बोर मॉडल में बहुत सारा है बेटा, के का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये जब आपको याद हो जाएंगे तो अब आप हम मिलकर नेक्स्ट क्लास में कुछ इलस्ट्रेशन या ऐसे बोले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे मिलजुल कर। मैं उसमें घबराए नहीं, स्लाइड पर आंसर भी लिख दूंगा या सॉल्यूशन लिख दूंगा, वो टेंशन नहीं करना। आपको मेरे साथ क्लास में ही ट्राई करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, थोड़ी देर खड़ा हो जाऊंगा, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर अपन आंसर, या आंसर मैं लिख के दे रहा हूं तो आपको आंसर मैच करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब वो तभी मजा आएगा जब आपने जितने भी आज फॉर्मूले पढ़े हैं, इस पूरे लेक्चर को आप नोट्स बना लें, पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, इस पीडीएफ फाइल को नोट्स बना लें और उनको रिवाइज करके आप नेक्स्ट क्लास में, टाइम है मेरे बच्चों। और जो मेरी क्लास में P2 बैच के बच्चे आए, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन रोका हुआ था, उनके लिए P1 बैच के अपलोड हो गए सर, लेक्चर अपलोड हो गए। तो मेरे हिसाब से आप P2 बैच के बच्चे ना जो लेट ज्वाइन करा, घबराए नहीं, उनको सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो वो P1 बैच के उन लेक्चर्स को देख लें, फिर हम कुछ समय बाद जब वो मोल कॉन्सेप्ट पूरा कर लेंगे उनसे, तो हम हमारी बुक के लेवल 1 का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, और शीट हम सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस हो चुका है। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट भी आपके कैरेविल के ऐप पर होगी, शुरू में डाल दी थी मैंने, नहीं होगी तो दोबारा डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे 1-2 लेक्चर अब निकलेंगे तो आप आराम से हमारे शीट में से होमवर्क को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो खुश रहें बच्चों, मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।